नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। राजनीति से परिवारवाद बिल्कुल एक फेविकॉल की तरह चिपक गया है। कई सारी पार्टियां हैं, कई सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पुत्र, उनके भाई, सभी परिवारवाद राजनीति में देखने को मिलते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव है। चिराग पासवान, पशुपति पारस, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, इसके अलावा कई नाम ऐसे हैं जो परिवारवाद से जुड़े हैं और सभी राजनीति में फिलहाल कदम रख चुके हैं। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कई परिवारवाद देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हैं, जिनसे जानेंगे कि आने वाले समय में किन 4 सीटों पर उपचुनाव होगा बिहार में और किन किन परिवार इस उपचुनाव में कितने परिवारवाद देखने को मिलेंगे, किस पार्टी से सदस्यों के कितने परिवार आने वाले चुनाव में शामिल हो सकते हैं। जो 4 सीट पर उपचुनाव होना है उसमें 3 सीट आरजेडी के हैं और 1 सीट पर सीपीआई लड़ेगी। और सबसे ज़्यादा आवेदन अभी लालू प्रसाद यादव के पास पहुंच रहा है, क्योंकि उनके 3 सीट हैं और उनके 3 जो कहें जीते हुए लगभग तो 2 पे उनकी जीत हुई थी और 1 पे उनकी जीत नहीं हुई थी, 1 पे उनके पार्टी की हार हुई थी, जहाँ से जीतन राम मांझी इस बार एमपी बने हैं। इमामगंज सीट है, तो कहीं कहें जो एक तरह से हर सीट पर कई सारे आवेदन और एक ये कह के जो हमारे पिताजी बन गए हैं एमपी, वो सीट मुझे दे दिया जाए। एमपी साहब खुद बोल रहे हैं जो हमारे घर में ही एक सीट छोड़ दिया जाए, क्योंकि 8 बार से वो हम एमएलए रहे हैं। तो वैसी स्थिति में कई सारे जो कहें जो एक तरह से परिवारवाद फिर एक बार हावी होने को आगे निकल रहा है। कहें सबसे पहले बात करते हैं बेलागंज सीट पे सुरेंद्र यादव थे, एमपी बन गए जहानाबाद के। वैसी स्थिति में वो सीट वो चाह रहे हैं जो उनके बेटे वहाँ से लड़े, विश्वनाथ यादव, लेकिन लालू यादव के मन में है जो ये सीट परिवार मतलब उनके यहाँ नहीं दे करके कहीं किसी और कोई लड़ाने की तैयारी थी या है, मतलब थी क्या, मतलब है अभी। लेकिन क्या सुरेंद्र यादव अपनी पार्टी में या अपने परिवार में वो सीट लेने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं, वो तो आगे आने वाला समय दिखेगा। लेकिन सुरेंद्र यादव लगातार चाह रहे हैं जो उनके परिवार में ये सीट रहे। वैसी स्थिति में सुरेंद्र यादव को एड़ी चोटी एक करना पड़ रहा है। ठीक है, सुरेंद्र यादव तेजस्वी के बहुत खास आदमी माने जाते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कैबिनेट की मंत्रिमंडल में उन्होंने जगह ली तेजस्वी के साथ, तो इससे लग रहा है जो सुरेंद्र यादव इसमें सफल हो सकते हैं। वैसी स्थिति में सुरेंद्र यादव के बाद अब बात करते हैं रामगढ़ ये सीट कभी हुआ करता था आरजेडी के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पास। उसके बाद वो छोड़े तो फिर वहाँ से उनके पुत्र सुधाकर लड़े, सुधाकर भी जीते, बिहार सरकार में कृषि मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। उसके बाद उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा और वो एमपी बन गए। अब एमपी बनने के बाद ये सीट फिर जगदानंद सिंह चाह रहे हैं जो सुधाकर के बाद मतलब एमपी बनने के बाद ये सीट उन्हीं के परिवार में ही रहे और अपने दूसरे बेटे जो अजीत सिंह है उसको आनंद फादन में जेडीयू से आरजेडी फिर ज्वाइन करवाया गया और उसके बाद वो सीट की मांग कर रहे हैं जगदानंद सिंह। अब जगदानंद सिंह देखते हैं जो इस बार सफल हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो लालू यादव तो अपने लिए तो बदनाम है ही परिवारवाद के लिए, क्योंकि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा, रोहिणी, मतलब 7 लोग उनके परिवार से हैं। और उनके परिवार से ही नहीं, उनके पार्टी में कई लोग जो हैं जो एमपी एमएलए हैं वो भी परिवारवाद से ही आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं, नाम अभी ऐसे नहीं लेंगे हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन 4 उपचुनाव को लेकर के। तो वैसी स्थिति में रामगढ़ में जगदानंद सिंह सफल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं इस परिवारवाद को बढ़ाने में, या लालू यादव इस परिवारवाद के जड़ पर या कहें टहनी पर एक अपना प्रहार करेंगे। क्योंकि वैसी स्थिति में वो 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें भी एक मैसेज देने का वो प्रयास करेंगे जो हम अब परिवारवाद को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन मैसेज तो अपने परिवार से ही देना पड़ेगा पहले। और उनके परिवार के ही कई सदस्य पॉलिटिक्स में हैं। हाँ, इस बार विधानसभा में तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों लड़ेंगे। तो वैसी स्थिति में अब देखना है। वैसे तो तेजस्वी ने घोषणा की थी जो जिस लोकसभा या जिस विधानसभा क्षेत्र में उनके पार्टी के विधायक होने के बावजूद भी वहाँ से लोकसभा में उनका वो पिछड़े हैं, तो वहाँ के लोगों का टिकट काटा जाएगा। वैसे में तेज प्रताप भी हैं, क्योंकि उनके विभूतिपुर से, जहाँ से हसनपुर, जहाँ से संभवी जीती हैं जो एलजेपी की कैंडिडेट हैं, तो वहाँ से उस हसनपुर से संभवी लीड की है आरजेडी के
जो कहें या कांग्रेस के सनी हजारी कहें वो वहाँ पे पिछड़ गए हैं। तो वैसी स्थिति में जो उनकी घोषणा हुई है, जो मतलब तेजस्वी की, उस घोषणा के मुताबिक तो तेज प्रताप का टिकट कट रहा है। अब देखते हैं जो बड़े भाई के टिकट छोटे भाई काट पाते हैं कि नहीं काट पाते हैं, और अगर काट लेते हैं तो एक और बवाल तय है भविष्य के लिए, क्योंकि पहले से उस परिवार में काफ़ी मतलब कहें जो कोल्ड वॉर एक होता है जो अंदरूनी युद्ध, मतलब वहाँ पे कोल्ड वॉर चलता है परिवार के अंदर। तो मीसा के साथ कोई नहीं, तेजस्वी के साथ कोई नहीं, तेज प्रताप अलग अपना राग अलाप रहे हैं, तो वहाँ पे स्थिति बहुत है गजब की। वैसी स्थिति में अब तीसरी सीट हम बात करते हैं इमामगंज में कहें जो यहाँ पे उदय नारायण चौधरी भी हैं रेस में, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जेडीयू में भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन दिनों लालू यादव की पार्टी को देख रहे हैं, उनके वो कहें जो प्रखर रूप से वो उनके प्रवक्ता तो नहीं, लेकिन उनकी चीज़ों को रखते हैं, अपनी बातों को, आरजेडी की बातों को रखते हैं। वैसी स्थिति में उदय नारायण चौधरी भी वहाँ से लड़ते आए हैं और कभी जीते भी हैं कभी हारे भी हैं। तो वैसी स्थिति में उदय नारायण चौधरी भी एक मतलब कहें जो एक कैंडिडेट हैं आरजेडी के। वैसे लालू प्रसाद यादव ने एक दो कैंडिडेट के बारे में और मन में सोच रखा है। एक जो पूर्व विधायक हैं समता देवी, उनके बारे में भी वो विचार कर रहे हैं। एक कहें जो मतलब मांझी, जीतन राम मांझी के परिवार को, मांझी को अगर लड़वाएंगे नीतीश कुमार तो हो सकता है जो वो वोट कट होगा, और लालू प्रसाद यादव का जो अपना जो वोट बैंक है, जो कहें यादव मुस्लिम मल्लाह और कुशवाहा, तो वैसी स्थिति में अब देखना ये होगा जो अब ये कितना सफल हो पाते हैं। उदय नारायण चौधरी ले जाते हैं टिकट, या लालू प्रसाद यादव जिसके बारे में सोच रहे हैं उनको मिलता है टिकट। और एक चीज़ और आपको बता दें, रामगढ़ के बारे में इससे पहले हम बात कर रहे थे। रामगढ़ में बेलागंज में सुरेंद्र यादव जीते थे अभय कुशवाहा को हरा करके, और अभय कुशवाहा अभी आरजेडी के ही एमपी बन गए हैं औरंगाबाद से सुशील सिंह को हरा करके, क्योंकि सुशील वहाँ चित्तौड़गढ़ का जाता है। और लालू प्रसाद यादव का जो वो टेक्निक था, वो जो एक समीकरण में सेंधमारी की थी, जिसकी सफलता लालू प्रसाद यादव को मिली भी, और अभय कुशवाहा और मतलब 7 कुशवाहा को उन्होंने टिकट दिया था, जिसमें 2 कुशवाहा एमपी बने भी। अब बेलागंज हो गया, रामगढ़ हो गया, इमामगंज हो गया। अब बात करते हैं तरारी की। तरारी सीट आरजेडी नहीं लड़ेगी, क्योंकि वहाँ सीपीआई के ही एमएलए थे सुदामा प्रसाद, तो ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं उधर दूसरे पार्ट में, एनडीए की तरफ। एनडीए में पशुपति कुमार पारस उस सीट के बारे में कह रहे हैं जो उस सीट मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एनडीए का पार्ट हूँ। पशुपति कुमार पारस का कहना है कि मैं भी एनडीए का पार्ट हूँ। तो वैसी स्थिति में अगर पारस की पार्टी को ये सीट जाती है, तब तो हुलास पांडे, उन्होंने घोषणा कर दी है पारस ने, जो उनके कैंडिडेट हुलास पांडे होंगे। और हुलास पांडे पिछली बार सेकंड नंबर पे आए थे, 63,000 वोट लाए थे, और बीजेपी बहुत पीछे रह गई थी, लगता है 12 या 14,000 वोट के आसपास बीजेपी रही थी। वैसी स्थिति में अगर एनडीए में पशुपति कुमार पारस की पार्टी को टिकट नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में तब हुलास पांडे उतरेंगे, तो फिर सीपीआई की जीत होगी पिछली बार की तरह, क्योंकि हुलास पांडे वोट वहाँ से रहे हुए हैं, वहाँ वो लगातार खड़ा होते हैं। और वैसी स्थिति में ये कहें जो एनडीए अपने पांव पर अगर खुद कुल्हाड़ी मार ले तो कोई कहने में कोई गुरेज नहीं, और ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर पारस की पार्टी को टिकट मिलता है तो इधर चिराग नाराज होंगे, क्योंकि चिराग कभी नहीं चाहते हैं जो उनके चाचा फिर उनके साथ या उनके साथ वाले गठबंधन में रहें। तो वैसी स्थिति में अब ये देखना है जो एनडीए क्या निर्णय लेती है, क्योंकि इस बारे में तमाम नेताओं से पूछा गया, बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं से, जो पारस अपने आप को एनडीए में कहते हैं और वो तरारी की सीट मांग रहे हैं हुलास पांडे के लिए। तो वैसी स्थिति में अब देखना है जो एनडीए क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ये अचानक से पशुपति कुमार पारस एक्टिव हो गए हैं। जैसे ही राज्यपाल 10 राज्यों के राज्यपाल की घोषणा हुई और उस लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, हाँ, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, तो वो खासे नाराज दिखे, और अचानक से उस राज्यपाल की घोषणा के ठीक दूसरे दिन वो अपने पार्टी की बैठक करते हैं और पार्टी कहते हैं जो अगर वो एनडीए में उन्हें सम्मान नहीं मिला तो वैसी स्थिति में बिहार की सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। कहीं इस बार ऐसा न हो जाए 2020 में जो चिराग ने काम किया था जेडीयू के खिलाफ, सभी जेडीयू के कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट देकर के जेडीयू को हराया था, कहीं इस बार वो काम पशुपति कुमार पारस ने एनडीए के लिए कर दे, क्योंकि अंतर इतना ही है, जो पिछली बार चिराग की दुश्मनी थी नीतीश कुमार से, इसलिए जेडीयू के खिलाफ खड़ा किया।
इस बार पारस की दुश्मनी रहेगी पूरा इंटायर एनडीए से। तो एनडीए के खिलाफ अगर खड़ा विधानसभा में 5,000, 7,000 और 10,000 के आसपास का वोट अगर कोई तीसरा पक्ष ले जाता है तो हार का बड़ा कारण होता है, क्योंकि वहां पर जीत होती है 100 वोट से लेकर के 10,000 वोट तक के ही अंतर का। तो वैसी स्थिति में देखना है जो तरारी में क्या होता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे परिवारवाद पे। अब जीतन राम मांझी का बेटा भी मांग रहा है टिकट, उनकी बहू भी मांग रही है टिकट। तो वैसी स्थिति में ये बेटा को दें कि बहू को दें? सुंदर यादव का बेटा मांग रहा है टिकट, जनार्दन सिंह के बेटा मांग रहे हैं टिकट। तो वैसी स्थिति में आखिरकार नीतीश कुमार क्या करें, लालू प्रसाद यादव क्या करें? नीतीश कुमार तो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत कम ही उनके पार्टी में लोग हैं जो अपने बेटे को टिकट दिलवा पाते हैं। हाँ ठीक है, उनके पार्टी में से नहीं, लेकिन उनके जो नेता है वो दूसरे पार्टी से जाकर के अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलवाए हैं, जिसमें अशोक चौधरी भी हैं, महेश्वर हजारी भी हैं, कांग्रेस से, एलजेपी से। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में बढ़ावा नहीं दिया है नीतीश कुमार का। ये जब वो अपने बेटा को राजनीति में नहीं लाया, इतना दबाव पड़ने के बाद भी जी। तो इस तरह से हमको लगता है जो नीतीश कुमार के रहते तक, नीतीश कुमार जब तक जेडीयू की अगुवाई करेंगे तब तक जेडीयू में परिवारवाद शायद ही देखने को मिले, नहीं भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक कहे जो बेलागंज में एक बिंदी यादव है और उनकी पत्नी अभी एमएलसी हैं, उनके पुत्र रॉकी यादव हैं, उनकी बात हो रही है लड़ने की बेलागंज से। अब देखना ये होगा जो क्या नीतीश कुमार जी रॉकी यादव को टिकट देते हैं या नहीं देते हैं। क्योंकि रॉकी यादव पे एक आरोप भी लगा था, जो गया में एक बहुत चर्चित कांड हुआ था, रोड रेज। मतलब गाड़ी को ओवरटेक करके या गाड़ी साइड नहीं दे रही थी तो ओवरटेक करके गोली मारने की एक घटना हुई थी, और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी हुई थी, काफ़ी पुलिसिया कार्रवाई भी हुई, कानूनी कार्रवाई भी हुई, और उसमें उन्हें सजा भी मिली थी। तो वैसी स्थिति में देखना है जो नीतीश कुमार अपराध को बढ़ावा या अपराधी को टिकट देते हैं या परिवारवाद को खिलाफ जाते हैं। तो वैसी स्थिति में रॉकी यादव पर वो कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि रॉकी यादव के साथ परिवार भी जुड़ा है और कहें जो अपराध भी जुड़ा है। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा जो नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आवेदन की भरमार है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के दरबार में, जो हमारे पुत्र को, हमारी बहू को, हमारे बेटा को, इनको टिकट दिया जाए। धन्यवाद सर कि इस मुद्दे पर आपने अपना राय रखा। अब देखना ये होगा कि आने वाले 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है उसमें किसके बेटे को मौका मिलता है, किसके परिवार के सदस्य को मौका मिलता है। ये सभी निर्णय लालू यादव लेंगे या फिर नीतीश कुमार लेंगे। फिलहाल के लिए एबी न्यूज में इतना ही। धन्यवाद।